अस्सलाम वालेकुम अगेन बच्चों। हमारा टॉपिक चल रहा है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज और इसमें हम अब अंडरस्टैंड करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लोज। हमें पता है कि हमें तीन एक्टिविटीज में कैश फ्लोज को स्प्लिट करना होता है। द फर्स्ट एक्टिविटी इज कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो सबसे पहले ये है जी कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सर ओके, दूसरी एक्टिविटी क्या है सर? दूसरी एक्टिविटी है कैश फ्लोज फ्रॉम, यू आर राइट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। एंड द थर्ड एक्टिविटी इज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो अब हमारा जो काम है, अब हम लोग जो अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं वो है कि भाइयों कि अब हम लोगों ने करना क्या है। तो ये लें सर, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब ये हमारे पास आ गई है जी टोटल। अगर हम बात करें तो क्या आ गई है जी हमारे पास? टोटल तीन एक्टिविटीज। इन तीन एक्टिविटीज में बांटना है तो लेट्स अंडरस्टैंड जी इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग को सबसे पहले अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। मेरे बच्चों, कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या है? अगर हम बात करें तो सर, कंपनी ने पैसा इन्वेस्ट कहाँ पे किया हुआ है? तो सर नॉन करंट एसेट्स। कंपनी के जो नॉन करंट एसेट्स हैं, लॉन्ग टर्म जो एसेट्स हैं, उनसे रिलेटेड किसी भी किस्म का पैसे का आना, उनसे रिलेटेड किसी भी किस्म के पैसे का जाना क्या है जी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नॉन करंट एसेट की वजह से जो पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं उसे हम कहते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्यों कहते हैं सर? सर जो जो पैसा आप इकट्ठा करते हैं वो सारा का सारा आपने कहाँ लगाना होता है? जितना भी कंपनी के पास पैसा आ रहा होता है वो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं नॉन करंट एसेट्स। अब नॉन करंट एसेट्स में हमें पता है, नॉन करंट एसेट्स में हमारे पास क्या क्या आ सकता है? प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट है, स्टैंडर्ड है, पूरा हम पढ़ चुके हैं आई 16। फिर नॉन करंट एसेट्स में हमें पता है कि इंटेंजिबल एसेट्स भी हो सकते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स ऐसे एसेट्स जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, लाइसेंस है, कॉपीराइट्स है, पेटेंट्स हैं, गुडविल है, तो इंटेंजिबल एसेट्स भी आ सकते हैं। फिर हमारे लेवल पे इन्हीं नॉन करंट एसेट्स में कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी आ सकती हैं। तो ये लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी आ सकती हैं। तो ये बेसिक से कुछ एसेट्स हैं जिनका हमें आइडिया होना चाहिए। अब इनसे रिलेटेड पैसे का आना जाना वुड बी अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो सर इनसे रिलेटेड क्या पैसा आएगा जाएगा? आंसर है आप इनको खरीदेंगे, खरीदने पे पैसे जाएंगे। आप इनको बेचेंगे, बेचने पे पैसे आएंगे। तो पहले दो जो कैश इनफ्लोज आउटफ्लोज यहाँ पे आने हैं वो नॉन करंट एसेट्स को बेचने से पैसे आएंगे, नॉन करंट एसेट्स को खरीदने पे पैसे जाएंगे। सबसे पहली चीज जो आनी है वो तो ये है। तो नॉन करंट एसेट से को खरीदने पे पैसे गए, लगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। नॉन करंट एसेट्स को बेचने पे पैसे आए इधर। मैंने प्लांट बेचा, इतना पैसा आया इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। मैंने बिल्डिंग बेची, पैसे आए इधर आएंगे। मैंने बिल्डिंग खरीद ली, पैसे गए इधर आएंगे। तो नॉन करंट एसेट्स को खरीदना बेचना इधर आएगा बच्चों। आई होप आपको समझ आई होगी। अब इसका मतलब ये है कि क्या लिखना चाहिए मुझे यहाँ पे? ये प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट मेरा नॉन करंट एसेट है, तो मुझे लिखना चाहिए कैश पेमेंट टू एक्वायर प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, ये इधर आएगा। फिर मुझे लिख इंटेंजिबल एसेट्स भी मेरे नॉन करंट एसेट्स हैं, मुझे यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए कैश पेमेंट टू एक्वायर इंटेंजिबल एसेट्स एंड अदर कैश पेमेंट टू एक्वायर लॉन्ग टर्म एसेट्स। तो कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स अगर आपने खरीदे हैं तो जो पेमेंट्स हुई हैं वो इधर आनी है। सिर्फ पेमेंट्स आनी है? नहीं सर, अगर इनको बेचा है, इन तीनों को बेचा है तो वो भी इधर आना है। तो कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ इंटेंजिबल्स एंड कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ अदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स या अदर लॉन्ग टर्म एसेट्स। तो ये कैश नॉन करंट एसेट्स को खरीदना बेचना, प्लीज इस बात को माइंड में बिठाएं। फिर सर सिर्फ यही है? सर जी बिल्कुल जी, इंटेंजिबल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के बाद इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी है सर, उसको भी खरीदना बेचना इधर ही आएगा। ऑब्वियसली स्टैंडर्ड है, हमने पढ़ा भी है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ये लें सर, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को खरीदा बेचा वो भी इधर ही आएगा। तो ये है हमारे क्या, नॉन करंट एसेट से रिलेटेड कैश के इनफ्लोज आउटफ्लोज, और इन्हीं को हमने दिखाना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। अब थोड़ा और बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हमें पता है, हमने आज 20 पढ़ा कि हमें सम टाइम्स गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव हो जाती है ड्यू टू नॉन करंट एसेट्स। अगर कोई गवर्नमेंट ग्रांट हमें रिसीव हुई है ड्यू टू नॉन करंट एसेट, तो मेरे बच्चों वो इधर आनी है। सर हमें सम टाइम्स ग्रांट एक्सपेंसेस की वजह से भी मिलती है, तो बच्चों वो इधर नहीं आनी।
नॉन करंट एसेट की वजह से अगर कोई कैश का आना जाना है तो वो सिर्फ इधर आएगा। तो गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव हुई है नॉन करंट एसेट्स की वजह से, तो वो इधर आनी है। ओके, फेयर इनफ। फिर और क्या आना है सर इधर? सर, आपने लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट्स कर दी हैं, तो आपने क्या किया है, कैश एडवांस दे दिया है किसी को या लोन दे दिया है किसी को, अदर पार्टीज को। लोन देने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं, मैंने लोन दिया मतलब मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी, तो ये वर्ड यूज होता है। फिर मेरे भाइयों, ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती है ना, मतलब आप स्टॉक्स में पैसा लगा देते हैं, शेयर्स में पैसे लगा देते हैं, आप लोगों को उधार दे देते हैं, तो ये जो इन्वेस्टमेंट्स होती है ना, ये इन्वेस्टमेंट्स आपके लिए क्या जनरेट करती हैं? ये इन्वेस्टमेंट्स आपके लिए डिविडेंड जनरेट करती हैं। आज आप अगर किसी कंपनी के शेयर्स खरीद के चुप करके बैठ जाएंगे ना, तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं। बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं, और फिर कंपनी डिविडेंड्स देती है, तो ओनर्स को देती है ना। तो मैं भी कंपनी के शेयर्स खरीद के ओनर बन के बैठा हूँ, मेरे इन्वेस्टमेंट्स हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स है मेरी, तो मुझे डिविडेंड्स मिल रहे हैं। तो ये डिविडेंड मुझे मेरे नॉन करेंट एसेट की वजह से मिल रहा है। पक्का कर लो, जब डिविडेंड रिसीव होता है तो आपने क्योंकि इन्वेस्टमेंट की हुई है इसलिए रिसीव हो रहा है, तो रिसीव होना इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा। इसी तरह मेरे भाइयों, अगर आपने किसी को उधार दिया हुआ तो इंटरेस्ट रिसीव होगा। इसी तरह ये जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, इससे रिलेटेड जो रेंटल्स आएंगे वो भी इधर आएंगे, तो रेंटल इनकम्स भी इधर आएंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे। रेंटल रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, तो ये भी इधर आएगा। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है मेरे बच्चों? जी सर, जरा जल्दी से बता दें, नॉन करंट एसेट्स की वजह से किसी भी किस्म के कैश फ्लोज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आना है। आई होप आप लोगों को याद होगी, बहुत क्लियरली यहाँ पे वीडियो को पॉज करना है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के बारे में सोचना है, माइंड में स्टैब्लिश करना है कि नॉन करंट एसेट्स जो कैश फ्लोज जनरेट करेंगे वो इधर आएंगे, और फिर आगे बढ़ना। ओके, अब आ जाओ यार बच्चों, कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पे। ये क्या है सर, कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज? फाइनेंसिंग मतलब आप पैसा कहाँ से लेते हैं। कंपनी के पास जो पैसा आता है वो कहाँ से उन्होंने फाइनेंस कराई है, कंपनी कहाँ से फाइनेंस कराई है, तो भाई पैसा कहाँ से आया? तो दो जगह से पैसा आता है बच्चों। इक्विटी, ऑनर पैसा दे देता है हमें, और लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट यानी लॉन्ग टर्म में हम उधार ले लेते हैं, तो इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट, जिसे हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी कह सकते हैं, इनकी वजह से जो कैश के इनफ्लोज आउटफ्लोज होते हैं वो जाते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। इक्विटी, इक्विटी, सर इक्विटी जो है ये वर्ड यूज होता है, इक्विटी का वर्ड यूज होता है किसमें? इक्विटी का वर्ड यूज होता है कंपनीज में। इसे सोल ट्रेडर्स में क्या कहते हैं हम लोग? कैपिटल्स कहते हैं। तो कैपिटल, तो इसका मतलब है ओनर ने पैसा दिया, ओनर ने पैसा लिया, शेयर्स इशू किए, ओनर ओनर को डिविडेंड दिया। वर्ड पे गौर कर रहे हो? डिविडेंड दिया। जो डिविडेंड हम देते हैं वो ओनर को देते हैं, इक्विटी की वजह से, कैपिटल की वजह से, तो वो आना चाहिए फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। और अगर कंपनी को डिविडेंड रिसीव हो रहा है, तो क्योंकि उसने इन्वेस्ट किया हुआ है इसलिए रिसीव हो रहा है, तो जो रिसीव्ड है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में है, जो आप पे करेंगे वो इधर है, जो डिविडेंड आप पे करेंगे वो इधर। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। सो इक्विटी लॉन्ग टर्म डेट, इक्विटी लॉन्ग टर्म डेट, इसका मतलब ये है मेरे बच्चों कि जब भी हम शेयर्स इशू करेंगे, तो जितने भी हम शेयर्स इशू करने से पैसे रिसीव करेंगे, कैश रिसीव फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, वो हमने यहां पे लिखा। कैश रिसीव फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, वो हमने यहां पे लिखा। फिर कैश पेमेंट टू ओनर्स टू एक्वायर और रिडीम द इक्विटी शेयर्स, अगर आप कैश ओनर्स को कुछ पे करते हैं तो वो भी इधर आना। ये इन द फॉर्म ऑफ ड्राइंग्स हो सकता है, कहाँ पे? सोल ट्रेडर में, तो इसका मतलब है ड्राइंग्स इधर आनी है। समटाइम्स आप कंपनी के शेयर्स वापस लेना शुरू कर देते हैं, जो हमारे लेवल पे आते नहीं है लेकिन पता होना चाहिए, तो वो भी इधर आएंगे। सर ऑनर के साथ ट्रांजैक्शन जो भी आप करेंगे वो इधर आनी है, क्योंकि ऑनर के साथ की हुई ट्रांजैक्शन इक्विटी कैपिटल होती है। तो ओनर ने पैसे हमें दिए, वो भी इधर। नॉर्मली हम उन्हें शेयर्स इशू कर देते हैं, वो इधर आएंगे। फिर ऑनर को हमने पैसे दिए इन द फॉर्म ऑफ ड्राइंग्स या इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स, वो भी इधर आने, डिविडेंड की फॉर्म में या इस फॉर्म में, ड्राइंग्स की फॉर्म में। तो ऑनर जब पैसा लेके जाएगा तो वो इधर आना है, क्योंकि इक्विटी की मूवमेंट है। फिर मेरे भाई बच्चों, जब उधार लेंगे तो यूजली हम क्या करते हैं, जब उधार लेते हैं ना, तो हम एक सर्टिफिकेट पे लिखते हैं कि हम तुमसे उधार ले रहे हैं भाई। हम स्टैंप लगाते हैं, अंगूठा लगाते हैं। वो जो स्टैंप अंगूठा लगा हुआ पेज है ना, उसे हम कहते हैं लोन नोट, उसे कभी कभार हम कहते हैं डिबेंचर।
तो लोन नोट, डिबेंचर, ये जब आप लोगों को दे के पैसा लेंगे तो इनको इशू करने का मतलब होता है कि आप डॉक्यूमेंट्स इशू कर रहे हैं, सर्टिफिकेट्स इशू कर रहे हैं और पैसा ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि कैश प्रोसीड्स फ्रॉम इशूइंग डिबेंचर्स, डिबेंचर्स को इशू करके जो पैसा आएगा, लोन नोट्स को इशू करके जो पैसा आएगा, बॉन्ड्स को इशू करके, मोर्टगेज से जो पैसा आएगा, एंड अदर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, अदर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। तो ये जो चीजें हैं ये सारी की सारी इधर है। तो कैश प्रोसीड्स फ्रॉम इशूइंग शेयर्स, कैश पेमेंट टू रीबाय शेयर्स या ड्राइंग्स या डिविडेंड पेड, ये इधर आने हैं। फिर ऑनर ऑन लॉन्ग टर्म डेट जब आप रेज करते हैं, लोन लेने से जो पैसे आते हैं वो भी इधर आने हैं। फिर आज लोन लिया तो कल को लोन वापस भी तो करना है। तो इसका मतलब ये है कि कैश रीपेमेंट ऑफ अमाउंट बोरोड, जब आप लोन वापस करेंगे, जिसे हम रीपेमेंट ऑफ लोन भी कह सकते हैं, रीपेमेंट ऑफ लोन। इसी तरह जब आप लीज पे कोई चीज लेके बैठे होते हैं ना बच्चों, तो रीपेमेंट ऑफ लोन, लीज पे जब आप कोई चीज लेके बैठे होते हैं तो जो पेमेंट फॉर लीज है वो भी इधर आएगी। ठीक है, ये ऑल तो हमारे लेवल पे आती ही नहीं है, लेकिन फिर भी पता होनी चाहिए, पेमेंट फॉर लीज आएगी इधर। और लोन्स के ऊपर जो इंटरेस्ट पे करेंगे वो भी इधर आएंगे। अब ये इंटरेस्ट और डिविडेंड पेड पे लिखा हुआ है ऑप्शनल। तो ये जो ऑप्शनल चीज है ये क्या मतलब है, ये स्टैंडर्ड ने हमें अलाउ किया है कि हम क्या कर सकते हैं, हम इसे चाहे तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लिख सकते हैं। तो ये बात पता होनी चाहिए, अक्सर एमसीक्यूज में भी पूछ लेता है वो आपसे। तो इंटरेस्ट और डिविडेंड पेड ऑप्शनल है, इसको आप लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में भी लिख सकते हैं। ओके, आपकी मर्जी, जिधर लिखना हो लिख लें। क्वेश्चन में हम देखेंगे कि हमने क्या करना है, बट आपकी मर्जी, अभी के लेवल पे आपकी मर्जी है, फाइनेंसिंग में भी ऑपरेटिंग में भी, लेकिन दोनों जगह नहीं, किसी एक जगह। तो ये है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड कैश फ्लोज। लोन्स इक्विटी, शेयर्स इक्विटी, ऑनर ने लिया कुछ, ऑनर ने दिया, ऑनर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, लेकिन कौन सा कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, जो कैश में करेगा। बच्चों आने इधर कैश फ्लोज है। बोनस इशू इधर आएगा, बोनस इशू में मुफ्त में शेयर्स दे देते हैं तो पैसा ही नहीं आया, तो सर इधर क्या करने आएगा, हम कैश फ्लोज बढ़ रहे हैं। यहाँ पे हमारा सारा फोकस कैश के आने जाने पे होगा। ओके, फिर इनफ सर, आगे बढ़े सर, बिल्कुल आगे बढ़े। आगे है बच्चों कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या है, इन्वेस्टिंग क्या था, नॉन करंट एसेट्स की वजह से पैसा आया। ओके, ऑपरेटिंग क्या था, क्या था ऑपरेटिंग, पता नहीं सर, ऑपरेटिंग तो पढ़ना है। ओके, फाइनेंसिंग क्या था, इक्विटी और लॉन्ग टर्म डेट से जो पैसा आ रहा है या जा रहा है, या उनकी वजह से जो पैसा आ रहा है जा रहा है। ओके, अब क्या है जी कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसको डिफाइन हम लोग इस तरह करते हैं कि क्या है कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, क्या है, तो हम बच्चों बोलते हैं एक बिजनेस कैश फ्लोज फ्रॉम प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी। जो आपकी मेन एक्टिविटी है प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी, तो इसको अगर हम डिफाइन करें ना, तो इसकी डेफिनेशन है कैश फ्लोज फ्रॉम प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी, यानी कि जो आपका मेन बिजनेस है उससे रिलेटेड। कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जो आपका मेन बिजनेस है उससे रिलेटेड जो कैश फ्लोज, वो सारे के सारे इधर है। ओके, प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी, यस, प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी आपका मेन बिजनेस। सर ये मेड इजी, नेयर पेयर का मेन बिजनेस क्या है, लोगों को ट्यूशन सर्विसेज पढ़ा दे के इससे रेवेन्यू जनरेट करना। इसका मतलब यह है कि जो ट्यूशन फी है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आनी चाहिए। कस्टमर को जो चीजें आप बेच रहे हैं वो आपका मेन काम है। एक जूता बनाने वाली कंपनी जूता बेचने पे जो पैसे रिसीव करेगी, जूता बनाने के लिए जो खर्च करेगी, तो प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी आपका मेन बिजनेस, आपकी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से जो पैसा आ रहा है जा रहा है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नाम पे गौर करो, ऑपरेशन से रिलेटेड पैसे का आना जाना। ओके, इसको कुछ लोग इस तरह भी डिफाइन करते हैं कि जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में नहीं आया वो इधर आना है। ओके, फिर इनफ, तो क्या आना है, सर कस्टमर से जो पैसा रिसीव किया वो इधर आना है, जितना सप्लायर्स को पे किया वो इधर आना है, जितने एक्सपेंसेस आप पे कर रहे हैं वो इधर आना है। सर कौन से एक्सपेंसेस, सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस इधर आने हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ये इधर आने हैं सर। फिर सर एडमिनिस्ट्रेशन इधर आनी है, जितने मार्केटिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट इधर आनी है सर, जितने एक्सपेंसेस आप पे कर रहे हैं सारे के सारे इधर आने हैं जो पीएनएल में होते हैं। टैक्स पेड इधर आना है सर। अगर पेमेंट मेड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉइज, अगर आप एम्प्लॉइज के बिहाफ पे कुछ पे कर रहे हैं तो वो भी इधर आना है।
एम्प्लॉइज के बिहाफ पे। ये क्या है, पेंशन वगैरह पे कर रहे होते हैं आप, वो इधर आनी है अगर कोई हो तो। आगे इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड, ये ऑप्शनल है। ये ऑप्शनल है, ये इधर भी लिखा हुआ है और ये आपने ऊपर भी लिखा था, यानी या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ले आए या उधर ले आए। तो मेन बिजनेस गाइस, कस्टमर से आ रहा है, सप्लायर को जा रहे हैं, एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं, ये जो कैश फ्लोज हैं ऑपरेशन से ताल्लुक रखते हैं, ये हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लिखेंगे। तो ये थी क्लासिफिकेशन। अब हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि यार क्या हमें थोड़ा सा आइडिया हुआ। तो ये एक हमारे सामने एग्जांपल है जो कि हम लोग सॉल्व करेंगे। तो लेट्स अंडरस्टैंड जी कि क्या एग्जांपल है। ये एग्जांपल लिया मैंने सर काशिफ फदील के नोट्स। अब जरा गौर करें कि क्या है सर। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, बताएं क्या है, आप लोग बताएंगे सर। कस्टमर मतलब मेन बिजनेस, यू आर राइट। तो ये आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, ओ ए मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। पूरा लिख दो, ओके पूरा लिख देते हैं जी, ये लें। तो ये अमाउंट आएगी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, ये लें सर ऑपरेटिंग। सर पहली ऑपरेटिंग बिल्कुल सर। दूसरी कैश सेल्स, सर आप सेल कर रहे हैं, यही तो है कैश कस्टमर से आना, तो ऑपरेटिंग, ये लें ये भी ऑपरेटिंग। ओके सर, आगे सर, आगे बताएं प्लीज। कैश प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वजह से पैसे आए हैं, किधर जाना है बताएं ना जरा। सर ये नॉन करेंट एसेट की वजह से पैसे आए हैं, नॉन करेंट एसेट जाते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, ये लें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ये लें। ओके, राइट इशू ऑफ शेयर्स, राइट इशू में पैसे आते हैं, बिल्कुल आते हैं सर। तो राइट इशू में पैसे आते हैं तो किधर आते हैं सर, शेयर्स की वजह से, इक्विटी, इक्विटी की वजह से जो पैसा आएगा फाइनेंसिंग, तो सर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में लिखेंगे। सर आप ये किधर लिख रहे हैं, उधर क्यों लिख रहे हैं, ताकि सर टेंशन रश ना पड़े ये डब्बों में। ओके, आगे रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन वापस किया, लोन वापस किया मतलब लाइबिलिटीज पे ऑफ की हैं। तो अगर रीपेमेंट ऑफ लोन है तो लोन, लोन लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग जो है, सॉरी इक्विटी जो है वो फाइनेंसिंग में जाती है। डिविडेंड रिसीव्ड बाय स्टॉक मार्केट ब्रोकर, अच्छा स्टॉक मार्केट ट्रेडर कर लेते हैं, ब्रोकर नहीं करते, ट्रेडर कर लेते हैं, ये ले ट्रेडर। एक वो बंदा जिसका काम ही स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना है, वो बेचता है खरीदता है, बेचता है खरीदता है, बेचता है खरीदता है। ये बात क्लियर है, ये। तो अगर तो वो बेचता खरीदता है, बेचता खरीदता है, तो फिर तो जो डिविडेंड रिसीव्ड आएंगे वो किधर जाएंगे मेरे बच्चों, जल्दी से बताएं जरा। जी सर इसका मेन बिजनेस है तो फिर ये चले जाएंगे ऑपरेटिंग, फिर ऑपरेटिंग में चले जाएंगे, ये ले। लेकिन अगर 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 ये ब्रोकर ट्रेडर ना होता, अगर ये ब्रोकर ट्रेडर ना होता, बल्कि मेरे जैसा इंडिविजुअल होता, एक आम बिजनेस होता, मसलन नियर पेयर है, नियर पेयर का ये काम तो नहीं है ना कि शेयर्स खरीदे बेचे और उन पे डिविडेंड्स ले। तो अगर अगर एक आम बिजनेस नियर पेयर, और सर जूते बनाने वाली को कंपनी बाटा, फर्नीचर बनाने वाली को कंपनी, ठीक। अब इस तरह की जो कंपनीज हैं जिनका काम ये नहीं है, अगर वो डिविडेंड रिसीव करेंगे तो क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है इसलिए रिसीव कर रहा है, फिर ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाएगा, याद रह जाएगा ना। गुड। आगे जी डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड आप करते हैं इक्विटी पे, ऑनर्स को देते हैं, ये फाइनेंसिंग में आएगी। डिविडेंड पेड की जगह ड्राइंग्स का वर्ड सोल ट्रेडर में आएगा, तो ड्राइंग्स, ये लें, ये भी इधर ही है। आगे बच्चों, ड्राइंग्स कैश वाली, सिर्फ कैश का आना जाना रिकॉर्ड हो रहा है, तो अगर ऑनर फर्नीचर उठा के ले जाए तो सर इसमें कैश तो नहीं गया, तो वो नहीं इधर आना। यहाँ पे सिर्फ कैश का आना जाना रिकॉर्ड हो रहा है। सैलरीज पेड टू एम्प्लॉइज, सर ये तो ऑपरेशन से ताल्लुक रखती हैं सर, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है सर ये। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पेड, डिबेंचर लोन होता है सर, उधार होता है, तो लोन लॉन्ग टर्म लायबिलिटी सर फाइनेंसिंग, ओके। और ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऑपरेटिंग में भी दिखा सकते हैं किसी एक जगह, या ऑपरेटिंग या फाइनेंसिंग, लेकिन क्लासिफिकेशन में हम कहते हैं कि यार ये जानी फाइनेंसिंग में चाहिए, ये ना। तो ये फाइनेंसिंग आ गई सर। आगे मेरे बच्चों, व्हाट इज नेक्स्ट। इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय अ ट्रेडिंग एंटिटी ऑन सम इन्वेस्टमेंट्स, एक आम ट्रेडिंग एंटिटी है, वो ट्रेडिंग एंटिटी, अच्छा शेयर्स में भी ट्रेडिंग एंटिटी हो सकती है, जैसे ऊपर समझाया था मैंने, एक शेयर्स को ट्रेड कर रही है, ट्रेड कर रही है, ठीक हो गया। या एक आम चीजें खरीद बेच रही है, तो कोई भी हो सकती है, लेकिन इंटरेस्ट जो कंपनी रिसीव कर रही है वो क्योंकि उन्होंने किसी को उधार दिया होगा इसीलिए रिसीव कर रही है। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय ट्रेडिंग एंटिटी, एक आम कंपनी जो कि ट्रेड कर रही है, एक मार्केट में बैठा हुआ बंदा जो कि जूते खरीदता बेच देता है, कपड़े खरीदता बेच देता है, और क्या खरीदता है, कुछ भी खरीदता है और बेच देता है, लैपटॉप खरीदता है बेच देता है,
वेब कैमरास खरीदता बेच देता है, अगर उसको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो वो क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट्स की हुई है इसलिए रिसीव हो रहा है। तो ये मेरे बच्चों इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाएंगे। लें जी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अच्छा सर, लेकिन अगर एक कंपनी का काम ही ये है कि उसने कमाना ही इंटरेस्ट है, सर बैंक्स इंटरेस्ट रिसीव बाय बैंक ऑन लोन्स इन एडवांस, बैंक का काम ही ये है, बैंक का मेन काम, मेन बिजनेस क्या है? इंटरेस्ट कमाना। तो सर इनकी प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है कि उधार दो पैसा इंटरेस्ट कमाओ, उधार दो इंटरेस्ट कमाओ। तो खुद बताएं यहाँ पे कहाँ पे आना चाहिए? सुनाई नहीं दे रहा, कहाँ पे जाना चाहिए? एग्जैक्टली ये चीज सही यार, सही जा रहे हो तुम लोग। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मेन बिजनेस, आपका मेन बिजनेस से रिलेटेड जो भी कैश का है आना जाना है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाएगा। टैक्स पेड, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। ये लें सर, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आगे मेरे बच्चों, परचेज ऑफ पेटेंट एंड सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर इंटेंजिबल एसेट्स हैं, पेटेंट्स इंटेंजिबल एसेट्स हैं। सर ये खरीदे हैं हमने तो ये इन्वेस्टिंग में जाने चाहिए। बिल्कुल ठीक सर कह रहे हैं आप लोग, इन्वेस्टिंग में ही जाने चाहिए। यू आर राइट। ओके सर, आगे सर, आगे सर, आगे भी बताएं। आगे है सर, एडवांस पेड टू सप्लायर, सप्लायर को पे किया है, कस्टमर से रिसीव किया है, एडवांस में पे किया है, जल्दी बाद में जो भी किया है। कस्टमर सप्लायर हमारे ऑपरेशन से ताल्लुक रखते हैं, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आ जाएंगे यार बच्चों, ये लें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फिर सर डेप्रिसिएशन, सर डेप्रिसिएशन कैश आइटम नहीं है सर, ये तो कैश का इनफ्लो आउटफ्लो नहीं है, तो मैं इसे कैसे क्लासिफाई करूं? सर नॉट एप्लीकेबल सर, सर कहीं नहीं जाना। नॉट इन कैश फ्लोज, NA, नॉट एप्लीकेबल। अब इसको कुछ और ही ना समझ लो, इसका मतलब ये है कि कैश स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में नहीं आना, किसी किस्म की क्लासिफिकेशन नहीं है, तो इसके आगे लिख देते हैं नॉन कैश है। बोनस इशू, बताएं जी। सर शेयर्स इशू कर रहे हैं आप, शेयर्स बताएं बताएं। शेयर्स इशू कर रहे हैं तो फाइनेंसिंग में, नो 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 नो, बोनस इशू में पैसा ही नहीं आया, कैश रिसीव ही नहीं हुआ, तो नॉन कैश है। इसकी क्लासिफिकेशन की लड़ाई ही नहीं। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में कैश का आना जाना जरूरी है ना। ओके, इम्पेयरमेंट लॉस ऑन प्लांट, इम्पेयरमेंट लॉस टू एसेट एंट्री होती है, इसमें एंट्री में कैश नहीं है, इसका मतलब ये भी नॉन कैश है। तो सर इनको कहीं नहीं लिखना, तो फारक कराए आप, तो नॉन कैश बोले तो फारक कराए। आई होप बच्चों आपको क्लासिफिकेशन समझ आ गई है। आराम से तसल्ली से इन वीडियोस को देखने के बाद सोचना है, समझना है, आंखें बंद करनी है और सोचना शुरू कर देना, अच्छा इन्वेस्टिंग में क्या आएगा, फाइनेंसिंग में। तो अभी तक हमने सिर्फ क्लासिफिकेशन सीखी है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।